आज हम इस वीडियो में हीमरेज पढ़ेंगे। हीमरेज क्या है? हीमरेज एनी ब्लीडिंग, एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर हमारी ब्लीडिंग एक्सटर्नल होती है तो उसको हम लोग रिवील्ड भी कह सकते हैं। अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है तो उसे रिवील्ड भी कह सकते हैं, और इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो उसे हम लोग कंसील्ड कहते हैं। ये इंटरनल ब्लीडिंग रिजल्ट होती है शॉक की कंडीशन में। शॉक की कंडीशन वो होती है जिसमें कि हमारा हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है और बीपी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हीमरेज कितने टाइप का होता है। प्राइमरी हीमरेज हो सकता है, एक रिएक्शनरी हो सकता है, और सेकेंडरी हो सकता है। तो ये हीमरेज के टाइप्स हो गए। ठीक है, तो प्राइमरी हीमरेज कब होता है? एनी ब्लीडिंग विच अकर ड्यूरिंग द सर्जरी, कि कोई भी सर्जरी होती है, कोई भी सर्जरी होती है उस टाइम जो भी ब्लीड होता है, एनी ब्लीड विच अकर ड्यूरिंग द सर्जरी। प्राइमरी ब्लीडिंग के लिए सर्जरी के कंडीशन कही गई है कि जो भी सर्जरी की कंडीशन में सर्जरी जिस टाइम पे हो रही है उस समय जो भी ब्लीडिंग होती है उसे हम लोग प्राइमरी कहते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या करेंगे हम लोग? इसमें लाइगेशन या फिर कॉटराइजेशन कर सकते हैं। प्राइमरी ब्लीडिंग के लिए हम लोग लाइगेशन या फिर कॉटराइजेशन कर सकते हैं। दूसरी ब्लीडिंग है रिएक्शनरी। रिएक्शनरी क्या होती है? रिएक्शनरी भी हीमरेज का टाइप है। एनी ब्लीड विच अकर विद इन द 4 to 24 आवर्स ऑफ सर्जरी, कि अगर मान लो कि हमने सर्जरी करके पेशेंट को भेज दिया कि भाई अब ठीक है, आपकी सर्जरी हो गई और हम लोग चले गए, लेकिन मान लो 4 से लेकर 24 घंटे के अंदर जो भी ब्लीडिंग पेशेंट की ब्लीडिंग होने लगी, फिर से ही सर्जरी करने के बाद हमने स्टिचेस लगा दिए और पेशेंट के फिर से ब्लीडिंग होने लगी सर्जरी के बाद 4 से 24 घंटे के अंदर, तो उसको हम लोग रिएक्शनरी ब्लीडिंग कहेंगे, रिएक्शनरी हिमरेज कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कॉज हो सकती है कि स्लिपेज ऑफ द लाइगेचर, जो हमने लाइगेचर लगाया था वो स्लिप कर गया, स्लिपेज ऑफ द लाइगेचर, और बीपी इंक्रीज कर गया, बीपी इंक्रीज कर गया जिसकी वजह से फिर से ब्लीडिंग होने लगी, रिएक्शनरी और मेसिव ब्लीडिंग, या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है जो रुकी नहीं, जिस एज अ रिजल्ट कि रिएक्शनरी हिमरेज हो गया। तो इसमें हम लोग ट्रीटमेंट क्या करेंगे? हम लोग इसमें ओटीई में ले जाएंगे। री एक्सप्लोरेशन, हम उसको जो भी सर्जरी जिस एरिया का किया है उसको हम फिर से देखेंगे, एंड रीलाइगेशन ऑफ द सर्जिकल साइट, उसको फिर से लाइगेट करेंगे, जो भी सर्जिकल साइट थी उसको फिर से दोबारा से लाइगेट करेंगे सो दैट ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। तो ये रिएक्शनरी हिमरेज था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्राइमरी हिमरेज, फिर देखा रिएक्शनरी हिमरेज, अब हम लोग सेकेंडरी हिमरेज देखते हैं। सेकेंडरी हिमरेज में क्या होता है? एनी ब्लीड विच अकर आफ्टर 24 आवर ऑफ द सर्जरी, कि मान लो कि 24 घंटे हो गए, मान लो कि भाई 24 घंटे हो गए उसके बाद ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई, तो उसे हम लोग सेकेंडरी हिमरेज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? अगर मान अगर जैसे अब एनी ब्लीड विच अकर आफ्टर 24 आवर ऑफ द सर्जरी, कोई भी ब्लीड जो 24 आवर्स सर्जरी के बाद होता है उसको हम लोग सेकेंडरी हिमरेज कहते हैं। कि हमारी सर्जरी हो गई, ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, एक इन्फेक्शन पर्टिकुलर बैक्टीरिया कोई भी इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है उस साइड पे हो गया, और जैसे कोई भी इन्फेक्शन हो गया हमारी सर्जिकल साइड पे, उसका हमने प्रॉपर केयर नहीं कर पाई, प्रॉपर उसका सैनिटाइजेशन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से किसी भी सर्जिकल साइड पे दोबारा से इन्फेक्शन हो गया जिससे कि माइल्ड ब्लीडिंग हो जाती है। इसमें माइल्ड ब्लीडिंग ही होती है, माइल्ड ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले पेशेंट को एडमिशन कर लेंगे, और उसको क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से हुआ है इसलिए हम लोग उसके लिए एंटीबायोटिक थेरेपी फिर से स्टार्ट कर देंगे सो दैट कि जो भी इन्फेक्शन हुआ है वो ठीक हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ब्लड कंपोनेंट्स, कि ब्लड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एक यूनिट, अगर हम लोग देखते हैं कि भाई ब्लड की एक यूनिट मैंने ली तो एक ब्लड एक यूनिट में कितना होता है? ब्लड मैंने लिया 1 यूनिट, तो हम लोग जब देखते हैं कि भाई ब्लड जब हम लोग डोनेट करने जाते हैं कि भाई 1 यूनिट डोनेट किया है, तो उसमें देखते हैं कि भाई डब्ल्यू होल ब्लड कितना होता है, 1 यूनिट में कितना होल ब्लड होता है? 350 से 400 ml, 350 to 450 ml एक यूनिट में ब्लड देते हैं हम लोग। इसका कब यूज करते हैं? जब कभी भी ब्लड लॉस हो जाता है तो इसका यूज हो जाता है। अब हम लोग उसमें देखते हैं कि भाई उस ब्लड में कितना आरबीसी होता है, पैक्ड आरबीसी कितना है? वही 250 ml होता है उसमें, और
यूज कब करते हैं हम, सिर्फ पैक्ड आरबीसी का, जो हम लोग पैक्ड आरबीसी होता है उसका एकदम से यूज कब करते हैं, जब सीवियर एनीमिया की कंडीशन होती है। मान लो कि हीमोग्लोबिन लेस देन 7 है, तो हम लोग डायरेक्ट पूरा ब्लड न देने की जगह हम सिर्फ पैक्ड आरबीसी का यूज करते हैं। फ्रोजन प्लाज्मा, ये ब्लड से ही लिया जाता है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा यूज करते हैं, तो 1 यूनिट में ये लगभग 150 ml के करीब ये मिल जाता है हम लोग को। और ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ ऑल क्लॉटिंग फैक्टर। मान लो कि किसी पेशेंट में सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर्स कम है, तो हम उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ही चढ़ा देंगे, सो दैट एकदम से पेशेंट रिकवर कर जाए। तो इस फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को किस टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, -42 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को स्टोर करते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये 1 यूनिट में देखेंगे तो सिर्फ 50 ml ही मिलती है। और ये किस कंडीशन में यूज करते हैं हम लोग, जब कभी भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन होती है, तो हम लोग प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का यूज करते हैं। और इसको हम लोग स्टोर करते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसको हम लोग स्टोर रूम टेम्परेचर पे ही कर सकते हैं। और क्रायोप्रेसिपिटेट अगर हम लोग देखते हैं तो भाई 1 यूनिट में सिर्फ 15 ml ही मिलता है। और इस ये हीमोफीलिया की कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 1 और क्लॉटिंग फैक्टर 8 इसमें होते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट में। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ब्लड डोनेशन। जब हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि 1 यूनिट जब चढ़ाते हैं तो 350 से 450 ml का उसमें अमाउंट रहता है, वॉल्यूम रहता है। तो हम लोग कौन सी साइज, नीडल का साइज कौन सा यूज करते हैं, साइज ऑफ द नीडल 16 गॉज की नीडल यूज करते हैं हम लोग। जब कभी भी हम लोग ब्लड डोनेट करने गए तो हम लोग ने देखा होगा कि हमें एक नीडल लगाई जाती है, तो उसका गॉज होता है 16। और उसमें उसे किस जगह पे लगाते हैं, मीडियन क्यूबाइटल वेन में हम लोग उसको इंसर्ट करते हैं। कहाँ पे लगाते हैं, मीडियन क्यूबाइटल वेन में। और उसमें एंटीकोएगुलेंट्स कौन से यूज करते हैं हम लोग, सीपीडी एंटीकोएगुलेंट यूज करते हैं हम लोग, CPDA1 यूज करते हैं। तो सीपीडी क्या होता है, CPDA1 यूज करते हैं। सीपीडी क्या होता है, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, जिसकी सेल्फ लाइफ 21 डे होती है। और सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन होती है, इसकी सेल्फ लाइफ 28 से लेकर 35 डेज होती है। तो हमने दो एंटीकोगुलेंट यूज किए हैं, CPD एंड CPDA1। साइज ऑफ द फिल्टर, तो फिल्टर का साइज हम लोग यूज करते हैं वो 14 माइक्रोन का फिल्टर यूज करते हैं हम लोग इसके लिए। और टेम्परेचर जो स्टोरेज का है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इसको स्टोर करते हैं। और सेल्फ लाइफ ऑफ आरबीसी स्टोर ब्लड का होता है 24 से 72 आवर। और ट्रांसफ्यूज ब्लड का 50 to 60 डेज। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इससे जो होता है वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होने लगती हैं। जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इससे होती है वो होती है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। ठीक है, स्क्रीनिंग फॉर इन्फेक्शन बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो जब कभी भी हम लोग ब्लड डोनेट करने जाते हैं, तो पता है क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग के ब्लड को ले तो लिया जाता है, लेकिन सबसे पहले उनको एक इन्फेक्शन का स्क्रीनिंग होता है कि भाई आपके ये इन्फेक्शन है कि नहीं। जो मोस्ट कॉमन है HIV का, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और मलेरिया सिफिलिस, इन सभी के इन्फेक्शन को हम लोग स्क्रीन करते ही हैं। जब इन सभी का नेगेटिव हो जाएगा तो फिर उस ब्लड को यूज किया जाएगा आगे। ठीक है, तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस देख लेते हैं अब हम लोग कि भाई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होती है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है इसमें FNHTR, फेब्राइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाता है और वो पेशेंट के साथ सूट नहीं करता पेशेंट को, जिससे कि होता है एकदम से फीवर और चिल्स आने लगते हैं। और जो डोनर डोनर के ल्यूकोसाइट से साइटोकिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन आती है FNHTR की वजह से, FNHTR। और एक होती है एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शन एकदम से होने लगती है। एक्यूट हेमोलिटिक रिएक्शंस होने लगती हैं। ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी भी हो सकती है। TGVH, ये क्या है TGVH, टी लिम्फोसाइट अटैक करने लगता है रेसिपिएंट्स की टिश्यू को, तो इसी को हम लोग TGVH बोलते हैं। डोनर का टी लिम्फोसाइट अटैक करने लगता है रेसिपिएंट्स के टिश्यू पे, तो इसको हम लोग TGVH बोलते हैं। कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर, तो ये हमने देखी
जो भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस थी उन सभी को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ए वी ओ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है। ए वी इनकम्पैटिबिलिटी, मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मान लो कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है वो मिसमैच्ड है, मैच नहीं कर रहा है, तो फिर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएंगी। तो मोस्ट कॉमन कॉज इसकी क्या होती है, क्लिनिकल एरर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ब्लड देखते हैं, वो हम क्लिनिकल एरर की वजह से, जैसे मान लो गलत ब्लड चढ़ा दिया हमने किसी भी रेसिपिएंट के, किसी भी पेशेंट को गलत ब्लड चढ़ा दिया, इसका मेन कॉज यही होता है। तो इसका साइन क्या होगा, ओलिगूरिया, यूरिन कम आने लगेगी। मोस्ट कॉमन साइन इन द एनेस्थेटाइज्ड पेशेंट, पेशेंट मान लो कि हमने एनेस्थीसिया दे रखा है, तो उस पेशेंट में क्या होगा, जब कभी भी एवीओ इनकम्पेटिबिलिटी होगा, ऊजिंग ऑफ ब्लड, ब्लड ऊज होने लगेगा एकदम से। एनेस्थीसिया दे रखा है फिर भी क्या होगा, ब्लड ऊज होने लगेगा एनेस्थेटाइज पेशेंट में। तो इसमें सर मोस्ट कॉमन सर्जरी क्या है, पेन एंड हीट अलोंग द वेन। हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम उसको मतलब मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है इसका, मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है, पेन एंड हीट, पेन एंड हीट अलोंग द वेन। ठीक है, तो रिएक्शन इसका ट्रीटमेंट है इमीडिएटली स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हमें एकदम से ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देना होगा इस कंडीशन में। और हम लोग इसमें क्या दे सकते हैं, इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन और इंजेक्शन एविल दे सकते हैं, डायूरेटिक्स दे सकते हैं इस कंडीशन में कि मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है। तो इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन, एविल, डायूरेटिक्स। मेजर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रिप्लेसमेंट ऑफ द होल्ड ब्लड वॉल्यूम और 10 यूनिट विद इन द 24 आवर्स। तो इसको हम लोग मेजर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ 4 यूनिट विद इन द 1 आवर, कि 4 यूनिट को सिर्फ 1 घंटे में चढ़ा दिया, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है 10 यूनिट्स को हमने 24 घंटे के अंदर में चढ़ा दिया। ठीक है, इसको हम लोग मेजर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन होती है इसमें कार्डियक हार्ट फेल्यूर, कार्डियक हार्ट फेल्यूर, ब्लड कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर और ब्लड ओवरलोड हो जाती है। इसको कंजेस्टिव कर लेना, ये कार्डियक नहीं है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर है ये। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर फॉर योर सपोर्ट। आपने इतनी देर तक सुना, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे ऐसी ही वीडियो लेने के लिए। एंड थैंक यू सो मच इतनी देर तक सुनने के लिए।